Hello guys, welcome to CLAT My name is Saurav and today we are going to continue the GK series which we are doing for your CLAT 2027 examination. Today we shall be doing the part 3 of the Feb month of 2026. Under this part we shall be covering all the important topics which took place in economy and international trade. ठीक है, तो इकोनॉमी और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी वो सारी सारी हम कवर करेंगे. टोटल 3 टॉपिक्स है, फटाफट हो जाएंगे और सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो दीज लेक्चर्स आर बीइंग presented by me. My name is Saurav Raj Viwal. I am a graduate of National Law University Jodhpur and a lawyer by training. Without wasting any time, I shall be moving towards the contents of this lecture. तो इस लेक्चर के अंदर हम टोटल 3 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो मेजर 3 टॉपिक्स रहे थे. तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा दैट इज 16th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट जो 2026 से लेके 2031 तक इफेक्टिव रहेगी. ठीक है, इंडिया का जो पहला फाइनेंस कमीशन है इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1951 और ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है फाइनेंस कमीशन को एस्टेब्लिश करने की. जनरली 5 साल में किया जाता है या फिर अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि पहले इस कमीशन को एस्टेब्लिश करना है तो वो पहले भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है ये पार्लियामेंट के सामने रख दी गई है इन द मंथ ऑफ फेब 2026. इसको हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद में जो अगला टॉपिक है दैट इज ग्लोबल करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स. ये एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जो बर्लिन जर्मनी के अंदर रजिस्टर्ड है. ये हर साल ये रिपोर्ट निकालता है. इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट निकाली थी 1995 के अंदर और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट हुआ था 1993 के अंदर. तो इसके अंदर क्या इंडिया की रैंक रही है और हिस्टोरिकली हमने किस तरीके से एडवांस किया है और क्या मेजर चैलेंजेस है इंडिया के पास इन द अरीना ऑफ करप्शन, ये हम डिस्कस करेंगे. देन द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विल बी रिगार्डिंग द यूएस सुप्रीम कोर्ट व्हिच हैज स्ट्रक डाउन द टैरिफ्स व्हिच वाज बीइंग इम्पोज्ड ऑन वेरियस कंट्रीज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. ही इज मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप. ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ्स वगैरह इंपोज करते हुए आ रहे थे ऑन वेरियस कंट्रीज. कुछ तो रेसिप्रोकल टैरिफ्स थी और कुछ इस तरीके की आर्बिट्रेरी टैरिफ्स भी थी कि आप जैसे इंडिया को बोल दिया गया कि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो इसलिए हम आपके ऊपर जो टैरिफ या टैक्सेस है वो इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरीके के काम डोनाल्ड ट्रंप करते आ रहे थे काफी दिनों से. उनको एकदम से स्ट्राइक डाउन कर दिया. 9 जजेस की बेंच थी, टोटल 9 जजेस थे. 6 जजेस ने इसको स्ट्राइक डाउन करने के फेवर में जजमेंट दिया और 3 जजेस इसके अगेंस्ट थे. ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे एंड आई गारंटी यू इफ यू स्टिक बाय this lecture series you won't be requiring any source for your GK preparation for CLAT 2027 examination. Now moving forward with the first topic that is regarding the 16th Finance Commission report जो 2026 से लेके 2031 तक इफेक्टिव रहेगी. It was the 16th Finance Commission. First Finance Commission जो था वो एस्टेब्लिश किया गया था 1951 के अंदर और उसके बाद में लगातार हर 5 साल के अंदर जनरली ये एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं. जो पावर है प्रेसिडेंट की इसको एस्टेब्लिश करने की दैट इज अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इसके अंडर टोटल 5 मेंबर्स होते हैं. 5 साल के अंदर ही इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि पहले कॉन्स्टिट्यूट करना है देन ही हैज गॉट ऑल द पावर्स टू अबॉलिश द अर्लियर फाइनेंस कमीशन एंड मेक अ न्यू वन. ठीक है, तो नाउ स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो यहां पे देखिए फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, इससे ये चीज स्टार्ट होती है. तो फाइनेंस कमीशन प्लेज अ मेजर रोल इन मैनेजिंग द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. तो आपने ये चीज पढ़ी होगी कि इंडिया फॉलोज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. ठीक है, तो फेडरल सिस्टम के अंदर क्या होता है, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन इंडिया के अंदर जितना भी टैक्सेशन है वो पूरा कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ उन पैसों को उस टैक्स वाले पैसे को शेयर करेगी ये पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है वो फाइनेंस कमीशन बनाता है. ठीक है, 16th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट फॉर 2026-27 टू 2030-2031 वाज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट ऑन 1st ऑफ फेब 2026. ठीक है, 1 फरवरी 2026 को पार्लियामेंट के सामने ये रिपोर्ट मतलब बेसिकली प्रेजेंट करी गई. ठीक है, उसके बाद में इसके चेयरमैन कौन थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ही वाज बीइंग चेयर्ड बाय इकोनॉमिस्ट अरविंद पनगड़िया. ठीक है, अरविंद पनगड़िया ये नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरमैन भी रहे हुए. नीति आयोग के चेयरमैन तो जनरली प्राइम मिनिस्टर ही होता है. ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी. ये हमारे क्लैट के अंदर क्वेश्चन आया था, मैंने क्लैट दिया था ना, तो ये क्वेश्चन आया था कि हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग और उस टाइम पे वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया हुआ करते थे. ठीक है, तो नोटेड इकोनॉमिस्ट ऑफ आवर कंट्री मिस्टर अरविंद पनगड़िया या फिर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हु वाज आल्सो द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ही चेयर्ड दिस पर्टिकुलर कमीशन. ठीक है, उसके बाद में द रिपोर्ट डिसाइड्स हाउ टैक्स मनी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी शेयर्ड विद द स्टेट्स. ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये बस डिसाइड करने का काम करती है कि
किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टैक्स का पैसा आया है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में बांटेगा, ठीक है। इट ऑल्सो रिकमेंड्स हाउ मच फाइनेंशियल हेल्प शुड बी गिवन टू स्टेट्स, लोकल बॉडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट फंड्स। तो देखो जो पैसा स्टेट्स को मिलना है वो तो मिलना ही है, जनरली 41% होता है, इस बार भी 41% का रिकमेंडेशन दिया है, लास्ट फाइनेंस कमीशन के अंदर भी सेम रिकमेंडेशन ही था। तो यहां पे देखो जो भी पैसा मिलना है स्टेट्स को, जो 41% टोटल टैक्सेस का हिस्सा जो स्टेट्स को मिलना है ये तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा कई बार किसी स्टेट को थोड़ी ज्यादा भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है, या तो लोकल बॉडीज के डेवलपमेंट के लिए, या फिर कोई डिजास्टर आ गया, मान लो कोस्टल एरियाज के अंदर कोई सुनामी आ गई, या किसी स्टेट के अंदर फ्लड आ गया, या किसी स्टेट के अंदर अकाल पड़ गया, मतलब ड्रॉट पड़ गया, तो इस तरीके की चीजें अगर हो जाती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड्स और कुछ लोकल बॉडीज को अगर फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो उसके भी प्रोविजंस इसके अंदर होते हैं। मतलब ये जो 41% है डिवाइजेबल पूल का, मतलब जो हिस्सा गवर्नमेंट शेयर करती है टैक्सेस में से, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा अगर किसी को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो उसके बारे में भी इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ होता है, ठीक है। दीज रिकमेंडेशंस will remain effective for total 5 years। तो ये जो रिकमेंडेशंस है ये टोटल 5 साल के लिए इफेक्टिव रहेंगे, 2031 तक ये इफेक्टिव रहेंगे। उसके बाद में 17th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आएगी जो अगले 5 साल के लिए मान्य रहेगी, मतलब 2036 तक 17th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट एक तरीके से मानी जाएगी या फिर उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वन, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। मतलब ये जो फाइनेंस कमीशन it is basically a constitutional body under which is established under article 280, ठीक है। constitutional bodies का मतलब क्या होता है? The bodies or the commissions which are written in the Constitution of India। जैसे NHRC की अगर हम बात करें, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, पूरे देश के अंदर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन का काम करती है, बट इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज इट इज नॉट बीन गिवन और बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें, यूपीएससी की बात करें, या फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये जो NCSC और NCST है ना, दे आर रिटन अंडर आर्टिकल 338 एंड 338A, ठीक है। तो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये भी ह्यूमन राइट्स का ही काम करता है, NCSC और NCST भी ह्यूमन राइट्स का ही काम करते हैं, बट NHRC इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज इट इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड बाय अ स्टैच्यू और अ लेजिस्लेशन, इट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर SC एंड नेशनल कमीशन फॉर ST दे आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी बॉडी है या फिर बहुत बड़ा कमीशन है, दैट इज यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर इलेक्शन कमीशन जो है, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, एनसीएससी, एनसीएसटी, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। और उसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये सारे के सारे स्टैट्यूटरी बॉडीज है। स्टैट्यूटरी बॉडीज का मतलब ये है द बॉडी विच इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड बाय अ स्टैच्यू और अ लॉ, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन जो है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज बीइंग constituted by the president of India every 5 years or earlier if necessary। तो इसको constitute किसके द्वारा किया जाता है? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5 years, ठीक है। जनरली 5 साल में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है, और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इसे पहले एस्टेब्लिश करना है तो ही कैन एस्टेब्लिश इट अर्लियर एज वेल, ठीक है। पुराने वाले फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को हटा के नए वाले फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट ये लगा सकते हैं, ठीक है। जो पहला फाइनेंस कमीशन था इंडिया का वो बना था 1951 के अंदर, ये मैं शायद आपको पहले भी बता चुका हूं। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ टोटल 5 मेंबर्स, ठीक है। इसके अंदर टोटल 5 मेंबर होते हैं, जिसके अंदर एक तो चेयरमैन होता है जो इस बार अरविंद पनगड़िया साहब थे, उसके अलावा 4 अदर मेंबर्स होते हैं। तो अगर आपसे मेंबर्स पूछ लिए जाए तो वो भी 5 है, कितने साल में बनाया जाता है वो भी 5 है, और आर्टिकल कौन सा है इसको कॉन्स्टिट्यूट करने का, दैट इज आर्टिकल 280, और इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एमसीक्यूज के क्वेश्चन यहां पे बन रहे हैं। और पहला फाइनेंस कमीशन कब बना था? 1951 के अंदर बना था। ये भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन यहां पे बन रहा है। और उसके अलावा हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे अगर आप वीडियो के अंदर यहां तक पहुंच चुके हो तो, ठीक है। उसके बाद में अंडर आर्टिकल 281 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस commission must be laid before the both houses of parliament along with explanatory memorandum on action taken। तो एक पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है किस तरीके से इन्होंने रिपोर्ट बनाई है और किस तरीके से इन्होंने एक्शंस लिए है, और दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा और लोकसभा है उन दोनों के सामने इसको प्रेजेंट करना पड़ता है, इस रिपोर्ट को, जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं। और रिकमेंडेशन लिखा हुआ है मतलब ये बाइंडिंग नहीं है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो माने तो ठीक है, ना माने तो ठीक है, बट जनरली मान ही
देती है, ठीक है। तो 281 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि रिकमेंडेशंस जो है वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखने पड़ेंगे, प्रेजेंट करने पड़ेंगे, और उसके अलावा ये जनरली रिकमेंडेशन है, नॉन बाइंडिंग इन नेचर है, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, अभी तक इन जनरल ऐसा हुआ नहीं है कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को आउटराइट ही रिजेक्ट कर दिया गया, वो जनरली मान ही लिया जाता है, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। 280 इज द आर्टिकल एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रेसिडेंट। 1951 फर्स्ट कमीशन, टोटल 5 मेंबर्स, 5 इयर्स। प्रेसिडेंट को लगे तो वो 5 साल से पहले भी कर सकते हैं। और 281 के अंडर क्या लिखा हुआ है कि जो भी रिपोर्ट है वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने पेश करनी पड़ेगी आपको, जैसे ही उस फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड खत्म होता है या फिर स्टार्ट होता है, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ दिस कमीशन। Now moving forward with the next topic, that is the key functions। ये मेन फंक्शंस कौन कौन से है जो ये कैरी आउट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, ये आपको अच्छे से समझना जरूरी है। तो पहला फंक्शन क्या है, इट रिकमेंड्स हाउ टैक्सेस कलेक्टेड बाय द सेंटर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। तो जो भी टैक्स कलेक्ट हुआ, मान लो 100 रुपए कलेक्ट हुए, ठीक है, 100 रुपए का टैक्स भारत सरकार ने पूरे साल में कलेक्ट किया। अब इन 100 रुपए में से कितने पैसे राज्य सरकारों के पास जाएंगे और कितने पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, ये चीज यहां से डिसाइड होती है, ठीक है। उसके बाद में इट ऑल्सो डिसाइड्स हाउ द स्टेट शेयर शुड बी डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल स्टेट। तो यहां पे देखो, इन 100 रुपए के अंदर से 41 रुपीज जो है, 41 रुपीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाते हैं। अब ये 41 रुपीज इंडिया के जितने भी स्टेट्स है, वेरियस स्टेट्स, वेरियस यूनियन टेरिटरीज, उनके बीच में किस तरीके से डिवाइड किए जाएंगे, ये भी फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करता है, ठीक है। 100 रुपए का कलेक्शन हुआ, 41 रुपए स्टेट गवर्नमेंट्स को देने। अब ये स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये पैसा कैसे जाएगा, उसको भी फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करता है। मतलब तमिलनाडु को कितने पैसे मिलेंगे, महाराष्ट्र को कितने पैसे मिलेंगे, गुजरात को कितने पैसे मिलेंगे, ये सारी चीजें फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई होती है, ठीक है। तो ये 2 फंक्शन तो हो गए, जो येलो फॉन्ट है यहां तक तो हम पहुंच गए। अब तीसरे वाले फंक्शन को आप देखिए, अनदर इंपॉर्टेंट रोल is recommending grant in aid, which means financial help provided by the center to the state and the local bodies। तो grant in aids, this is a new concept, ठीक है। grant in aid का मतलब क्या होता है, जो 100 रुपए में से 41 रुपए राज्य सरकारों को मिल रहे थे वो तो मिल रहे थे, उनके अलावा अगर किसी राज्य सरकार को कोई और जरूरत पड़ गई पैसे की, या फिर कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि लोकल बॉडीज को और स्ट्रेंथन करे, या किसी स्टेट को जो बहुत ज्यादा पीछे उसको थोड़ा और आगे लेके आना है, तो थोड़ा बहुत पैसा ये और अलोकेट कर सकते हैं, इसको ग्रांट इन एड कहा जाता है। ये इन 41 रुपयों से अलग है, ठीक है, इसलिए 41% से अलग है। उसके बाद में कमीशन ऑल्सो सजेस्ट वेज टू स्ट्रेंथन द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज फाइनेंशियली। तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस चलता है ना हमारे देश के अंदर, 3rd लेवल ऑफ गवर्नेंस जिसको कहते हैं LSG, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, इट इज नॉट लखनऊ सुपर जायंट्स बट लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तो ये जो लोकल बॉडीज होती है, अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज, ठीक है, इनको किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए, इसके भी वेज वगैरह ये कमीशन सजेस्ट करता है। इट ऑल्सो रिकमेंड्स, इट प्रोवाइड्स रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट फंडिंग एज वेल। तो यहां पे अगर मान लो किसी स्टेट के अंदर डिजास्टर आ जाता है, जैसे इंडिया के जो कोस्टल स्टेट्स है, कोस्टल स्टेट्स के अंदर तमिलनाडु इज अ मेजर कोस्टल स्टेट। उसके बाद में यूनियन टेरिटरी की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार, वो तो आइलैंड ही है, लक्षद्वीप पूरा आइलैंड ही है। उसके अलावा कर्नाटका इज अ कोस्टल स्टेट। तो इनके अंदर अगर मान लो कोई सुनामी आ जाती है, या फिर बिहार के अंदर लगातार फ्लड्स वगैरह आते रहते हैं, राजस्थान के अंदर कई बार ड्रॉट वगैरह पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है अगर बारिश नहीं होती तो उस दौरान ये जो डिजास्टर्स आ जाते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए भी फंडिंग यहाँ पे रिकमेंडेड होती है कि इतना पैसा आपको साइड में रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को साइड में रखना है फॉर एनी डिजास्टर विच कैन कम अलोंग। और कोई भी डिजास्टर जनरली आ ही जाता है यार, पता थोड़ी होता है इतने बड़े देश में, ठीक है। उसके बाद में ओवरऑल द कमीशन acts as the main financial balancing institution of the Indian federalism। तो इंडिया के जो फेडरेशन को फाइनेंशियली मेंटेन करने का जो काम है वो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। दीज आर द की फंक्शंस ऑफ द कमीशन। इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। 2 तरीके से फंड्स का डिवोल्यूशन होता है, पहला है वर्टिकल और दूसरा है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वर्टिकल का मतलब यह है कि टोटल जो पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आए उसमें से कितना पैसा स्टेट्स के पास जाएगा, ठीक है। वर्टिकल डिवोल्यूशन का साफ साफ मीनिंग यहां पे लिखा हुआ है, शेयर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस। तो मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया, या फिर 1000 रुपए लिख देते हैं, ठीक है, 100 रुपए तो बहुत ज्यादा गरीब दिख जाएगा। मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी साल के अंदर 1000 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया। अब ये पूरी स्लाइड पढ़ते हैं और हम डिडक्शन निकालते हैं कि कितना पैसा किसके पास कैसे जा रहा है। और बाकी हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का मतलब मैं अगली
स्लाइड के अंदर आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन मींस द डिवीजन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टुगेदर, ठीक है। तो टोटल पैसा इन 1000 रुपए में से टोटल पैसा कितना स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाएगा, ये वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद में द फाइनेंस कमीशन फर्स्ट डिसाइड्स हाउ मच मनी कलेक्टेड बाय द सेंटर शुड बी शेयर्ड विद द स्टेट्स। तो सबसे पहले तो फाइनेंस कमीशन ये डिसाइड करता है कि भाई इन 1000 रुपए में से कितना % पैसा या कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा। बाद में जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होता है उसके अंदर ये डिसाइड होता है कि कौन से राज्य को कितना पैसा मिलेगा। पहला काम तो ये है कि ये डिसाइड करो कि भाई पैसे देने कितने हैं राज्यों को या फिर को, ठीक है। इन द 16th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट स्टेट्स वर गिवन 41% शेयर ऑफ द डिवाइजेबल पूल ऑफ द सेंट्रल टैक्सेस। तो यहां पे क्या बोला 16th फाइनेंस कमीशन ने कि 41% जो पैसा है, 41% जो टैक्स का पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाएगा। तो अब 1000 रुपए का जो 41% होता है दैट इज बेसिकली 410 रुपए। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को कितने मिलेंगे, 410 रुपए। लेकिन ये 410 रुपए मिलेंगे डिवाइजेबल पूल से। अब ये डिवाइजेबल पूल क्या होता है, ये अगली लाइन के अंदर लिखा हुआ है, डिवाइजेबल पूल इंक्लूड्स द शेयरेबल टैक्सेस कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग द सेस एंड सरचार्जेस। तो अगर कोई भी सेस या सरचार्ज गवर्नमेंट ने लगाया जो बहुत बड़े नंबर्स के अंदर होता है ऑलरेडी, लेकिन ये सेस और सरचार्ज जो है वो गवर्नमेंट शेयर नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर नहीं करती स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो डिवाइजेबल पूल इज बेसिकली ये 1000 रुपए वो है जो एक डिवाइजेबल पूल है, इसके अंदर सेस और सरचार्जेस जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस डिवाइजेबल पूल, ठीक है। उसके बाद में द सिस्टम एंश्योर्स दैट द स्टेट्स रिसीव इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू रन द वेलफेयर स्कीम्स एंड द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये जो भी सिस्टम फाइनेंस कमीशन बनाता है ये मेक श्योर करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने खर्चे आराम से चला सके, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी आराम से दे सके, वेलफेयर स्कीम चला सके और डेवलपमेंट भी अपना कर पाए, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन का मीनिंग ये है कि टोटल जो पैसा आया उसके अंदर एक डिवाइजेबल पूल बनेगा। डिवाइजेबल पूल क्या होता है, टोटल टैक्सेस माइनस सेस एंड सरचार्जेस, ठीक है। टोटल टैक्सेस माइनस सेस एंड सरचार्जेस, इनमें से कितना पैसा स्टेट को मिलेगा, ठीक है। तो अगर मान लो डिवाइजेबल पूल 1000 रुपए का है, इतने में से पैसा स्टेट्स को देना है, तो इस फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है कि 41% आपको देना पड़ेगा। मतलब 1000 में से 410 रुपए स्टेट गवर्नमेंट्स को देने पड़ेंगे। अब ये 410 रुपए या फिर ये जो 41% पैसा है ये स्टेट्स के बीच में कैसे डिवाइड होगा। अब यहाँ पे ये जो 410 रुपए उसके लिए मान लो महाराष्ट्र बोलने लग गया कि हम तो बड़े स्टेट है हमें ज्यादा पैसा चाहिए, बिहार बोलने लग गया कि यार हम तो थोड़े से पिछड़े हुए हैं हमें ज्यादा पैसा चाहिए। तो ये किस तरीके से डिवाइड होता है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ठीक है। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द स्टेट। इसका एक फॉर्मूला भी है जो अगली स्लाइड के अंदर मेंशन्ड है। पहले हम हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन को समझते हैं कि अब देखो 1000 रुपए एक डिवाइजेबल पूल था जो केंद्र सरकार शेयर कर सकती थी, उसमें से उन्होंने डिसाइड किया 41% का, और 41% टोटल बैठता है 410 रुपीस, ठीक है। 410 रुपए 1000 रुपए में से केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देना चाहती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट्स टोटल शेयर अमंग इंडिविजुअल स्टेट। अब ये 410 रुपए में से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनको कितने पैसे मिलेंगे इन 410 में से, वो होता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ठीक है। तो आफ्टर डिसाइडिंग द 41% share for all the states, the finance commission decides how much money each state will receive. This distribution is based on different criteria like population, income level, forest cover, area, contribution to GDP, etc. ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे ध्यान में रखी जाती है। अगली स्लाइड के अंदर हम ये देखेंगे कि 15th फाइनेंस कमीशन ने किस तरीके से ये फॉर्मूला बनाया था और 16 फाइनेंस कमीशन ने इसको किस तरीके से चेंज किया। तो मेनली देखो ये क्राइटेरिया देखे जाते हैं, पॉपुलेशन क्या है, इनकम लेवल क्या है। अगर मान लो किसी स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है भाई पैसा ज्यादा चाहिए। इनकम लेवल अगर बहुत कम है तो उनको रिचर स्टेट्स के बराबर लाने के लिए, पुअर स्टेट्स को रिचर स्टेट्स के बराबर लाने के लिए पैसे की ज्यादा जरूरत है। फॉरेस्ट के ऊपर भी पैसा काफी खर्च होता है तो फॉरेस्ट कवर को भी देखा जाता है, एरिया भी देखा जाता है स्टेट का। जैसे राजस्थान है, राजस्थान की पॉपुलेशन भले ही यूपी और बिहार और बंगाल से बहुत ज्यादा कम है लेकिन राजस्थान का एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद में साउथ इंडियन स्टेट्स का ये थोड़ा सा आर्गुमेंट रहता है कि भाई इन सारी चीजों के अंदर तो वो पीछे रह जाते हैं। पॉपुलेशन के अंदर इनकम लेवल तो जनरली उनका अच्छा होता है, फॉरेस्ट कवर और एरिया के अंदर वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं। बट
वो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी काफी ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से उनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, तो इस तरीके का आर्गुमेंट रहता है, तो इसको भी कहीं ना कहीं कंसीडर फाइनेंस कमीशन करता है, ठीक है। पुअरर एंड लेस डेवलप्ड स्टेट्स यूजुअली रिसीव अ लार्जर शेयर टू रिड्यूस द रीजनल इनइक्वालिटी। तो बेसिकली हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का गोल यही है कि सारी इनइक्वालिटीज को खत्म करो। आर्टिकल 14 भी ये कहता है, ठीक है, तो आर्टिकल 14 भी राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, तो फाइनेंस कमीशन भी उसको कहीं ना कहीं फॉलो करता है कि रीजनल इनइक्वालिटीज, ऐसा ना हो कि कोई स्टेट बहुत ज्यादा गरीब रह जाए, ऐसा ना हो कोई स्टेट बहुत ज्यादा अमीर रह जाए। अब उसके आगे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे किसी स्टेट को ज्यादा पैसा अगर केंद्र सरकार ने दे भी दिया लेकिन वहां पे करप्शन ज्यादा है या फिर वहां के लीडर्स इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे, तो वो स्टेट जनरली अच्छा पैसा मिलने के बाद में भी पीछे रह जाते हैं। और कई स्टेट्स ऐसे भी होते हैं जो कम पैसा मिलने के बाद में भी बहुत अच्छे से एक्सेल करते हैं, ठीक है। मैं अगली स्लाइड के अंदर प्रॉपर्ली आपको बताऊंगा ये कौन से स्टेट को कितना पैसा मिला, कुछ डेटा भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, ठीक है। एट द सेम टाइम इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव स्टेट्स आर आल्सो रिवॉर्डेड थ्रू फैक्टर्स लाइक जीडीपी कंट्रीब्यूशन एंड ऑल दीस थिंग्स। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस कमीशन इन दोनों का ही ध्यान रखने की कोशिश करता है। देयरफॉर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन इज बेसिकली अबाउट स्टेट वर्सेस स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स रेवेन्यू। आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्राइटेरिया यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द स्टेट्स। तो क्राइटेरिया क्या यूज किया जाता है, तो इस बार जो 16 फाइनेंस कमीशन था उसने ये क्राइटेरिया यूज किया फॉर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, मतलब स्टेट वर्सेस स्टेट। जो 41% पैसा है ना वो कैसे बांटा जाएगा, तो उसके अंदर ये सारे क्राइटेरिया देखे गए। तो सबसे पहला है इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस क्या होता है कि जो गरीब स्टेट्स है, जैसे गरीब स्टेट्स के अंदर जो जनरली इतनी इनकम प्रोड्यूस नहीं करते या फिर लोगों की पर कैपिटा इनकम कम होती है, तो हियर आई विल काउंट बिहार, हियर आई विल काउंट बंगाल, उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उसके अलावा उत्तर प्रदेश इज आल्सो देयर, राजस्थान इज आल्सो देयर, कहीं ना कहीं गरीब स्टेट्स के अंदर ही आता है। इतने रिच नहीं है जितने महाराष्ट्र है, जितना तमिलनाडु अच्छा कर रहा है, जितना कर्नाटका अच्छा कर रहा है, उतना अच्छा ये स्टेट्स नहीं कर रहे, ठीक है। तो जो स्टेट्स के अंदर इनकम डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब पर कैपिटा इनकम कम है, उनको पैसा थोड़ा ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द मेजर फैक्टर। 42.5% जो डिसीजन है वो इसी को देख के लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में पॉपुलेशन 2011 की सेंसस के हिसाब से, क्योंकि साउथ इंडिया की स्टेट्स का ये आर्गुमेंट है ना कि भाई हमने पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर काम किया है, तो यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन ने सेंसस यूज करी है पॉपुलेशन वाली, वो 2011 वाली करी है, ठीक है। उसके और वैसे तो कोई सेंसस हुई भी नहीं है उसके बाद में, लेकिन एक टेंटेटिव डेटा निकाला जा सकता है। लेकिन फाइनेंस कमीशन ने बोला कि ये साउथ इंडियन स्टेट्स का थोड़ा बहुत आर्गुमेंट है, तो इसको हटा देते हैं एक बार के लिए, 2011 की सेंसस को ही हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, वही पॉपुलेशन कंट्रोल, साउथ इंडियन स्टेट्स का आर्गुमेंट, ठीक है, तो इसको भी वेटेज दिया गया है। उसके बाद में एरिया स्टेट का वो भी मैटर करता है, फॉरेस्ट भी मैटर करता है, और कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है। इनकम डिस्टेंस रिसीव्ड द हाईएस्ट वेटेज टू सपोर्ट लेस डेवलप्ड स्टेट्स विद लोअर इनकम लेवल्स, ठीक है। तो जो इनकम डिस्टेंस है उसको ज्यादा वेटेज मिला ताकि जो गरीब स्टेट्स या फिर लेस डेवलप्ड स्टेट्स है वो हाई इनकम स्टेट्स के बराबर आ सके, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ न्यू क्राइटेरियन टू रिवॉर्ड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव स्टेट्स। तो जो स्टेट इकोनॉमिकली अच्छा कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड करने के लिए एक नया फैक्टर इस बार इंट्रोड्यूस किया गया। तो एक बार हम देखो यहाँ पे देखते हैं लास्ट टाइम क्या था 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर और इस बार क्या चेंजेस हुए हैं। तो इनकम डिस्टेंस पहले 45% मैटर करती थी, आजकल 42.5 कर दिया है। उसके बाद में पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन को थोड़ा सा बढ़ाया है, 17.5 कर दिया। उसके बाद में डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को कम करके 10 कर दिया है, एरिया को 15% से कम करके 10 कर दिया है, फॉरेस्ट को इन्होंने एकदम बराबर रखा है। उसके बाद में टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, मतलब टैक्स कलेक्ट करने में जो एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है, जो भी पैसा लगता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी सैलरी देनी पड़ती है, रेड वगैरह मारनी पड़ती है किसी की जगह, किसी ऐसे इंसान के पास जो पैसे नहीं दे रहा या टैक्स नहीं दे रहा, तो इसके ऊपर भी 2.5% का वेटेज दिया जाता था। लेकिन इस बार इसको हटा दिया है और एक नया फैक्टर यहां पे डाला है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। मतलब जो स्टेट ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया की जीडीपी में, उसके लिए 10% पैसा यहां पे रिजर्व किया गया है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला टू डिवाइड द मनी बिटवीन द स्टेट्स। वैसे तो ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का इतना भयंकर एक ट्रैप बनता है कि हम इसे समझ ही नहीं सकते, तो हमें तो बस इतना ही दिमाग लगाना है कि जनरली देखो जो गरीब स्टेट्स है उनको ज्यादा पैसा मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु अगर भारत सरकार को 100 रुपए टैक्स देता है, इफ तमिलनाडु गिव्स 100 रुपीज इन टैक्स मनी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको सिर्फ 29 रुपीज वापस मिलते हैं। कर्नाटका जो है, कर्नाटका को 100 में से सिर्फ 12 रुपए वापस मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट बिहार, तो बिहार अगर 100 रुपए टैक्स देगा
तो बिहार को लगभग 600 से 700 रुपए वापस मिलेंगे, समझ रहे हो। इफ आई टॉक अबाउट राजस्थान, मैं अपने खुद के स्टेट की बात कर लेता हूं, अगर राजस्थान भारत सरकार को 100 रुपए टैक्स देगा तो हमें लगभग 200 से 250 के बीच में पैसे वापस मिलते हैं, ठीक है। तो दैट इज द सिनेरियो। तो कहीं ना कहीं गरीब स्टेट्स को सपोर्ट किया जाता है, और जो अमीर स्टेट्स है जैसे कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, इनको थोड़ा सा वो झेलना पड़ता है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस इनकम डिस्टेंस एंड पॉपुलेशन एंड दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज, ठीक है। तो इस वजह से इनको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, और इनकम डिस्टेंस की वजह से बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स हैं उनको ज्यादा पैसा जनरली मिलता है, ठीक है। सो दिस इज द क्राइटेरियन यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द स्टेट्स, ठीक है। ये सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है, इतना डीप क्लैट नहीं जाएगा, आई डोंट थिंक इतना डीप जाएगा, बट एक समझ होनी चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये चीज जरूर रट लेना भाई, इनकम डिस्टेंस ये 42.5% है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा वेटेज है। और उसके बाद में एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जो 10% है। इट इज अ न्यू इंट्रोडक्शन। तो ये 6th और 1st वाले पॉइंट आप याद कर लेना, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज रिगार्डिंग द कोर्सेज व्हिच वी हैव लॉन्च्ड ऑन आवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन वेबसाइट। वी हैव got expert curated CLAT courses, ठीक है। We provide personal mentorship to each and every student that who is enrolled with us। उसके अलावा comprehensive study material आपके घर पे डिलीवर होता है, affordable pricing is there, मतलब बहुत ज्यादा हम ऐसे कोई लाखों रुपए चार्ज नहीं कर रहे हैं जो बाकी institutions चार्ज करते हैं for their courses, ठीक है। We are not doing these kind of things, we are very affordable, और आपके घर पे सारा का सारा जो मटेरियल है वो प्रिंट होके पहुंचता है। और उसके अलावा जो भी हमारी टीम है that is filled with top 5 NLUites, we have got like 3-4 of them जो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। उन्होंने खुद ने क्लैट एग्जामिनेशन दिया है, खुद ने क्लैट निकाला है, तो दे आर बीइंग टीचिंग यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म, ठीक है। यू कैन विजिट अस ऑन www.clatmax.com, या फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 8690131220। और उसके अलावा हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर के ऊपर जाके सिंपली क्लैटमैक्स टाइप करना, आपको हमारा एंड्रॉइड ऐप मिल जाएगा जहां पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ग्रांट इन एड्स एंड लोकल बॉडी फंडिंग। तो आपको याद होगा कि मैंने इस लेक्चर के शुरुआत में ही डिस्कस किया था, जो फंक्शंस बता रहा था मैं फाइनेंस कमीशन के, उसके अंदर मैंने ये डिस्कस किया था कि ग्रांट इन एड्स जो है, जो मतलब एक्स्ट्रा पैसा, मतलब वो जो 41% है वो तो अलग है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, ठीक है। तो ये ग्रांट इन एड जो है वो टोटल 9.47 लाख करोड़ की होने वाली है इस 5 साल के पीरियड के अंदर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पैसा है। अगर मान लो केंद्र सरकार को लग रहा है कि भाई कोई स्टेट के ऊपर ज्यादा कर्जा हो गया, या फिर कोई स्टेट थोड़ा सा ज्यादा पिछड़ रहा है, या फिर कोई लोकल बॉडी को डेवलप करना है, या फिर कोई स्मार्ट सिटी कहीं बनानी है, तो ग्रांट इन एड्स ये प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, मींस डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द सेंटर टू द स्टेट्स एंड द लोकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये डायरेक्ट फाइनेंस असिस्टेंस होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, या तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडीज को या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को, ठीक है। उसके बाद में रूरल लोकल बॉडीज को अलोकेट किया गया है 4.4 लाख करोड़, और अर्बन लोकल बॉडीज को 3.6 लाख करोड़ रुपीस अलोकेट किया गया है, ठीक है। तो दिस इज द फिगर। इतना पैसा तो ये लगभग 8 लाख करोड़ हो गया, और उसके अलावा एक सरप्लस फंड रखा हुआ है वो 1.47 लाख करोड़ का है। वो अगर कभी भी जरूरत पड़ती है, पता नहीं रहता ना यार क्या जरूरत आएगी क्या नहीं आएगी, तो इतना पैसा तो ये दे देंगे इन बॉडीज को। उसके अलावा अगर किसी स्टेट को जरूरत पड़ जाती है या कोई और चीज हो जाती है तो 1.47 मतलब करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास रुपए 5 साल के पीरियड के लिए केंद्र सरकार ने अपने पास रख रखे, जो कहीं ना कहीं स्टेट के पास ही जाने हैं, ठीक है। अब वो कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, वो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। दीज ग्रांट्स वर डिवाइडेड इनटू बेसिक ग्रांट्स एंड परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स। न्यू फ्रेमवर्क फोकसेस मोर ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंट यूज ऑफ पब्लिक मनी। तो यहाँ पे ये बेसिक ग्रांट भी हो सकते हैं या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं। जो स्टेट ज्यादा एफिशिएंट होगा उसको ज्यादा अच्छी ग्रांट इन एड मिलेगी, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट फंड्स। अगर मान लो किसी स्टेट के अंदर डिजास्टर आ गया तो कोस्टल स्टेट्स के अंदर सुनामी का डर रहता है, और उसके अलावा हिमालयन स्टेट्स जो है वहां पे बहुत ज्यादा डिजास्टर्स वगैरह आते हैं, लैंडस्लाइड हो गया, एवलांच हो गया, इस तरीके के डिजास्टर्स वहां पे बहुत ज्यादा आते हैं। तो कमीशन ने 2 लाख करोड़ रुपए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रखे हैं, ठीक है। अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट फाइनेंस करेगा SDRF और SDMF को। तो देखो, स्टेट डिजास्टर
रिलीफ फंड, ठीक है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड और स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, ठीक है, ये दो फंड बने हुए होते हैं जहां पे ये पैसा ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स विल रिसीव ग्रेटर सपोर्ट ड्यू टू ज्योग्राफिकल वुलनरेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिस्क। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए या फिर ये जो हिमालयन स्टेट्स हो गए, इनको ज्यादा पैसा मिलेगा। यहां पे मैंने रिलीफ गलत बोल दिया था यार, ये रिलीफ नहीं है, रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स है, रिलीफ नहीं है ये, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा गलत बोल गया था। तो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड और स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, ठीक है, इनको ये पैसा ट्रांसफर किया जाता है और ज्यादा पैसा मिलेगा किनको, हिमालयन स्टेट्स को और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, क्योंकि वहां पे ज्योग्राफिकल वल्नरेबिलिटी ज्यादा, लैंडस्लाइड वगैरह लगातार होते रहता है और क्लाइमेट रिस्क भी वहां पे ज्यादा रहता है बिकॉज ऑफ दैट पहाड़ी एरिया, ठीक है। रिपोर्ट प्रपोज्ड रिड्यूसिंग द सेंट्रल फिस्कल डेफिसिट्स टू 3.5% ऑफ जीडीपी बाय 2030-31, ठीक है। तो ये अभी ये फिस्कल रोड मैप के बारे में हम बात कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात तो यहां तक खत्म हो गई थी, ठीक है। तो फिस्कल रोड मैप में क्या बोला गया कि भाई ये जो फिस्कल डेफिसिट है, मतलब जो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का डेफिसिट है, उसको 3.5% तक कम करके लाओ, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट मींस द गैप बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट इनकम। स्टेट वर एडवाइज्ड टू मेंटेन देयर फिस्कल डेफिसिट विद इन 3% ऑफ ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पे जो भी स्टेट की जीडीपी है तो उसको जीएसडीपी बोल देते हैं, स्टेट की जीडीपी को। तो इनको बोला गया कि भाई 3% तक का ही डेफिसिट मेंटेन करो और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया आप 3.5% तक का ही डेफिसिट मेंटेन करो, क्योंकि अगर डेफिसिट लगातार चलता रहेगा तो लोन बढ़ता जाएगा, लोन बढ़ता जाएगा तो देश जो है वो अपने आप ही गरीब होता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में द कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड रिड्यूसिंग ऑफ बजट बोरोइंग्स एंड इंप्रूविंग फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। तो कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स क्या होती है, ऑफ बजट बोरोइंग कर लेती है, मतलब हद से ज्यादा बोरोइंग कर लेती है, उसको रिड्यूस करने को भी इन्होंने रिकमेंड किया और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखो, इसको आप भी रिकमेंडेशन इन्होंने दिया, ठीक है। सो दिस इज द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फिस्कल रोड मैप। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसफर्स। तो यहां पे देखो इस कमीशन ने 16th कमीशन ने उन सेक्टर को रिफॉर्म करने के सजेशन दिया जो फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, जैसे डिस्कॉम्स होते हैं ना, पावर सप्लाई वाले कमीशंस होते हैं, इनको रिफॉर्म करने का इन्होंने बोला है, ठीक है, कि डिस्कॉम डेट को कम करना है या फिर इनको प्राइवेटाइज कर दो या कुछ ना कुछ करो, और ताकि ये जो नुकसान करवाने वाली कंपनीज जो है कहीं ना कहीं इनको रिस्ट्रक्चर करने का रिकमेंडेशन यहाँ पे आया है। उसके बाद में फिस्कल फेडरलिज्म की अगर हम बात करें या फिर इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसफर्स की बात करें तो जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसने पहले 32% ही मिलता था, 13th फाइनेंस कमीशन तक सिर्फ 32% मिलता था स्टेट्स को, इसको बढ़ा के 42% कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में 15th फाइनेंस कमीशन ने इसको 41 किया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करता था, वो यूनियन टेरिटरी में चला गया, तो यूनियन खुद खर्चा करता है ना, ठीक है। तो इस वजह से इसको कम किया गया 41% तक, और उसके बाद में 16th फाइनेंस कमीशन ने सेम 41% को मेंटेन रख लिया। तो 14th फाइनेंस कमीशन वाज अ लैंडमार्क, जिन्होंने 32 से बढ़ा के 42 कर दिया था। 15th के अंदर इसको कम कर दिया गया था 41, और 16th में तो सेम ही रख दिया गया, ठीक है। सो दीज आर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसफर्स। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर last slide of this particular topic, the importance of this finance commission. So it will shape India's fiscal structure and center state financial relation for next 5 years. It attempts to balance the need of poorer state with the interest of economically stronger states. तो मतलब गरीबों को अच्छा पैसा मिले और जिन्होंने अच्छा काम किया उनके साथ भी कोई अन्याय ना हो, ये चीज ये मेंटेन करने की कोशिश इस बार कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेटर emphasis has been placed on accountability, disaster preparedness and फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो ये इस बार साफ साफ बोला गया कि जो स्टेट ज्यादा अकाउंटेबल रहेगा, ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा और ज्यादा अच्छा फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, उसको ज्यादा पैसे हम अगली बार दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइट्स द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स इन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज हो या रूरल लोकल बॉडीज हो, उनकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पे कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया गया। बाय कंटिन्यूइंग स्टेबल टैक्स शेयरिंग द कमीशन स्ट्रेंथन्स द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, that was the 16 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। आई गेस आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगला जो टॉपिक है दैट इज करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स सीपीआई 2025, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी के अंदर, जो ये रिपोर्ट हर साल पब्लिश करता है। पहली जो रिपोर्ट है
फर्स्ट जो रिपोर्ट है इनकी वो आई थी 1995 के अंदर, 1995 के अंदर इनकी पहली रिपोर्ट आई थी। और ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1993 के अंदर, एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन बर्लिन, दैट इज इन जर्मनी। ठीक है, बर्लिन के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जो जर्मनी की कैपिटल है। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें मैंने आपको बता दिया है। इंडिया की रैंक थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। अब चलते हैं इस टॉपिक के अंदर, हम डिस्कस करते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इंडिया एट अ ग्लांस अगर हम देखें तो सीपीआई रिपोर्ट इज पब्लिश एनुअली बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अ ग्लोबल एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट सीपीआई रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1995। इंडिया की जो इस बार रैंक आई है 2025 वाली रिपोर्ट के अंदर, वो 91 है आउट ऑफ 182 कंट्रीज। ठीक है, और हमारा जो स्कोर आया है वो 39 आया है। ठीक है, तो यहां पे देखो जितना कम स्कोर उतना ज्यादा करप्शन, और जितना ज्यादा स्कोर उतना कम करप्शन। ठीक है, तो जिन कंट्रीज के ऐसे 80-90 नंबर आए 100 में से, वो सबसे कम करप्शन कर रही है, और जिन कंट्रीज के कम नंबर आए वो ज्यादा करप्शन कर रही है। तो इंडिया कहीं ना कहीं मिड टीयर के अंदर फॉल करता है। मतलब यहां पे ही देख लो ना, 182 के अंदर से हम 91st रैंक पे आ रहे हैं, तो मिड टीयर ही हो गया वो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इंडिया की रैंक जो 2024 में थी वो 96 थी, इस बार हमने हमारी रैंक इंप्रूव करके 91 तक ले आए हैं। ठीक है, स्कोर तो बस हमारा 1 पॉइंट ही बढ़ा। पहले हमारा 38 का स्कोर था, अब हमारे 39 नंबर आए हैं। ठीक है, तो बट स्टिल हम 5 रैंक इंप्रूव कर गए, तो इंडिकेटिंग ओनली अ मार्जिनल इंप्रूवमेंट, मतलब हल्का फुल्का इंप्रूवमेंट हुआ है। बट इंडिया रिमेन्स बिलो द ग्लोबल एवरेज ऑफ करप्शन परसेप्शन रिफ्लेक्टिंग स्ट्रक्चरल कंसर्न्स। तो ग्लोबल एवरेज, ग्लोबल नंबर कितने आ रहे हैं कंट्रीज के, अगर एवरेज देखें तो वो 42 आ रहे हैं। इंडिया के अभी भी नंबर थोड़े से कम है, मतलब करप्शन एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज ज्यादा है। अब सीपीआई जो है इट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, परसेप्शन का मतलब क्या होता है, बेसिकली किसी देश का आम नागरिक, एक नॉर्मल सिटीजन, ठीक है, उसके अलावा कोई बिजनेसमैन और बाकी जो इन्वेस्टर्स वगैरह है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, किसी देश को कितना करप्ट देखते हैं, उनका परसेप्शन क्या है। इट इज नॉट डेटा, इट इज जस्ट परसेप्शन। ठीक है, so that is the scenario regarding the CPI report. Overall India shows incremental improvement, not a major structural shift in the governance. तो ये रिपोर्ट ये दिखाती है कि छोटा मोटा इंप्रूवमेंट जरूर आया है, लेकिन कोई बहुत बड़ा या बहुत अच्छा काम हमने नहीं किया इन ऑर्डर टू इंप्रूव द करप्शन। ठीक है, अब अगले चीजें हम देखते हैं कि भाई इतना करप्शन क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस एंड ऑल दीज थिंग्स, और सीपीआई क्या है और ये काम कैसे करता है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो सीपीआई जो है इट मेजर्स द परसीव्ड करप्शन इन द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर एक परसेप्शन देखता है, ये किस तरीके से लोग परसीव करते हैं कि भाई सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर कैसे करप्शन हुआ है। ऐसे इंडिया में नहीं होता कि भाई सरकारी काम बहुत लेट होते हैं, सरकारी अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, इस तरीके की बातें हमारे यहाँ होती है ना। दैट मीन्स हमारा ये परसेप्शन है कि सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं करप्शन करते होंगे। ठीक है, तो इस चीज को ये मेजर करता है। इट इज बेस्ड ऑन असेसमेंट एंड बिजनेस सर्वेस, नॉट एक्चुअल करप्शन डेटा। ठीक है, तो एक्चुअल करप्शन डेटा के ऊपर ना रिलाई करके ये असेसमेंट और सर्वेज वगैरह करवाते हैं, और उनसे ये अपना जो इंडेक्स वाला स्कोर है वो निकालते हैं। ठीक है, कंट्रीज आर स्कोर्ड ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 100। ठीक है, तो अगर 0 नंबर आए तो वेरी करप्ट, और अगर 100 नंबर आए तो वेरी क्लीन। ठीक है, इंडेक्स कवर्स 182 कंट्रीज, ये नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ग्लोबल ट्रेंड्स इन सीपीआई 2025 की अगर हम बात करें तो ग्लोबल एवरेज स्कोर है वो 42 तक आ चुका है, द लोवेस्ट ओवर अ डेकेड। ठीक है, तो ग्लोबल एवरेज बहुत कम हो चुका है पिछले 10 सालों में। दैट मींस ग्लोबली करप्शन बढ़ रहा है। ठीक है, 122 आउट ऑफ 182 कंट्रीज स्कोर्ड बिलो 50, 50 से कम नंबर आया, मतलब ज्यादा करप्शन है। ठीक है, शोइंग वाइड स्प्रेड करप्शन। ओनली अ फ्यू कंट्रीज स्कोर्ड अबव 80, काफी कम कंट्रीज ऐसी थी जो 80 से ज्यादा नंबर ला रही है, मतलब कम करप्ट है। उसके बाद में ओवरऑल ट्रेंड शोज अ ग्लोबल स्लो डाउन इन एंटी करप्शन रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस क्वालिटी। तो जो अगर पूरी दुनिया का ट्रेंड हम देखें, इंडिया ने तो भले ही हल्का सा इंप्रूव किया, कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी नहीं मान सकते, बट ग्लोबली हम देखें तो कहीं ना कहीं जो एंटी करप्शन रिफॉर्म्स है और ये गवर्नेंस क्वालिटी है, इनको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं क्वालिटी नीचे ही गिरती हुई जा रही है, करप्शन लगातार ही बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एंड हाउ इट वर्क्स। 0 नंबर आए मतलब वेरी करप्ट, 100 नंबर आए मतलब वेरी क्लीन। ठीक है, अब अगली चीज है टॉप एंड बॉटम परफॉर्मेंस की हम बात करें तो टॉप परफॉर्मर कौन था, डेनमार्क। डेनमार्क के नंबर आए 89।
टॉप इसने किया है भाई, ठीक है, 89 मार्क्स लेके आया 100 में से, मतलब वेरी क्लीन इसे मान सकते हैं। उसके बाद में फिनलैंड है जिनके 88 नंबर है, फिर सिंगापुर है इनके 84 नंबर है। दीज आर द टॉप 3 कंट्रीज। दीज कंट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड हाई ट्रांसपेरेंसी। तो इनकी जो सरकारी एजेंसीज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहां पे करप्शन कम है, जुडिशरी जो है वो प्रॉपर्ली इंडिपेंडेंट है और प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है इन द टर्म्स ऑफ पब्लिक फंड। सरकारी पैसा या जनता का जो पैसा है उसके ऊपर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे रहती है। अब जो सबसे नीचे आए हैं, मतलब लास्ट में जो बच्चे आए हैं या फिर जो सबसे कम नंबर लेके जो कंट्रीज आए उनकी अगर हम बात करें तो लीस्ट लोवेस्ट परफॉर्मेंस या फिर मोस्ट करप्ट यहाँ पे साउथ सुडान, इसके 9 नंबर आए हैं, सोमालिया के भी 9 नंबर आए हैं, वेनेजुएला के 10 नंबर आए हैं, ये सबसे नीचे है, ठीक है, ये लास्ट आया क्लास के अंदर। दीज कंट्रीज फेस कॉन्फ्लिक्ट, वीक गवर्नेंस एंड अथॉरिटेरियन कंट्रोल। करप्शन इज क्लोजली लिंक्ड विद इनस्टेबिलिटी एंड वीक स्टेट कैपेसिटी, ठीक है। तो कोई भी स्टेट के अंदर अगर इनस्टेबिलिटी रहती है तो करप्शन बहुत ज्यादा होता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी। और जो स्टेट कैपेसिटी, मतलब सरकार कितनी स्ट्रांग है, सरकार स्ट्रांग होगी तो वो अच्छे से कंट्रोल रख पाएगी करप्शन के ऊपर, ठीक है। कंट्रीज लाइक एस्टोनिया, भूटान एंड साउथ कोरिया हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, ठीक है। यूएसए और यूके की अगर हम बात करें तो उनकी भी जो रैंक है वो 20 से लेके 40 के बीच में ही कहीं फॉल करती है, ठीक है, यूएस और यूके की रैंक जो है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद इंडिया एंड साउथ एशिया कंपैरिजन। तो इंडिया और साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो इंडिया परफॉर्म्स बेटर देन मोस्ट साउथ एशियन कंट्रीज बट लैग्स बिहाइंड भूटान। इंडिया से अच्छा स्कोर सिर्फ भूटान का है। भूटान का तो इनफैक्ट बहुत अच्छा स्कोर है यार, दे हैव स्कोर्ड लाइक 71 आउट ऑफ 100, मतलब 18th रैंक है और बहुत कम करप्शन वहां पे है। देन इंडिया इज देयर 39। उसके बाद में इंडिया की जो रैंक है वो 91 आई है। देन श्रीलंका 35 का स्कोर है, 107वीं रैंक है। नेपाल 34 का स्कोर है, 109 रैंक है। पाकिस्तान के 28 नंबर आए हैं, 136 रैंक है आउट ऑफ 182। बांग्लादेश के 24 नंबर आए हैं, ये ज्यादा करप्ट है पाकिस्तान से इनफैक्ट। एंड फाइनली अफगानिस्तान इज देयर जिनके सिर्फ 16 नंबर आए हैं और 169 रैंक है इनके, ठीक है, 169 रैंक इज ऑफ अफगानिस्तान। तो इंडिया ओनली लैग्स बिहाइंड भूटान इन द साउथ एशिया रीजन, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज व्हाई इंडिया इंप्रूव्ड। तो भाई इंप्रूव क्यों हुआ, एक जो हल्का सा नंबर बढ़ा हमारा, कैसे बढ़ा? द एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम हैज रिड्यूस्ड द डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन। तो डिजिटल गवर्नेंस हमने एक्सपेंड करी है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये परसेप्शन इंप्रूव हुआ है कि भाई हर चीज ऑनलाइन है तो ट्रांसपेरेंट है, इस वजह से करप्शन कम हो रहा होगा, ठीक है। देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड डिजिटलाइजेशन। अब जो गवर्नमेंट सब्सिडीज है वो डायरेक्टली लोगों के बैंक अकाउंट में डाली जाती है, दैट इज आल्सो वन ऑफ अ मेजर फैक्टर। उसके बाद में इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड एंटी करप्शन डिस्कोर्स स्ट्रेंथन द परसेप्शन, ठीक है। तो पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ने लगे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। कोई भी अगर अधिकारी करप्शन कर रहा है तो, या फिर एसबीआई वाला ऐसे बोल रहा है लंच के बाद आना, तो लोग वीडियो बना देते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इसको इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। हाउएवर इंप्रूवमेंट्स रिमेन लिमिटेड एंड अनइवन अक्रॉस सेक्टर्स, ठीक है। इंप्रूवमेंट हो रहे हैं बट लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ बड़ा उखाड़ लिया हमने। उसके बाद में परसिस्टेंट इश्यूज इन ब्यूरोक्रेसी एंड एनफोर्समेंट रिड्यूस द इफेक्टिवनेस। तो ब्यूरोक्रेसी तो यार इंडिया की हमेशा से दिक्कत रही है, ठीक है। ऑल्दो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स देश चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर करप्शन और वो लैग बिहाइंड करना, सरकारी डिपार्टमेंट जो है किसी भी काम को बहुत ज्यादा अटका देते हैं, तो इट इज अ बिग इशू इन आवर कंट्री, ठीक है। देयरफॉर इंप्रूवमेंट इज इंक्रीमेंटल एंड परसेप्शन बेस्ड, नॉट अ सिस्टमैटिक रिफॉर्म, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्लाइड। नाउ की चैलेंजेस इन इंडिया। इंडिया के की चैलेंजेस क्या क्या है? तो देखो जो 39 का स्कोर है वो दिखाता है कि भाई एक मॉडरेट करप्शन परसेप्शन है, मतलब लोगों ये तो लगता है भाई करप्शन तो है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। मेजर कंसर्न रिमेन्स ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस एंड डिलेज। जो सरकारी कामों में डिलेज होती है ना, ये एक मेजर कंसर्न है। उसके बाद में पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड पॉलिटिकल फंडिंग लैक फुल ट्रांसपेरेंसी। तो जो सरकारी पैसा है वो किस तरीके से प्रोक्योर किया जाता है, और पॉलिटिकल फंडिंग है वो तो एक भाई वॉइड ही है हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो इस चीज के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उसके बाद में वीक एनफोर्समेंट ऑफ एंटी करप्शन लॉस कंटिन्यूज बिकॉज ऑफ बिग शॉट ब्यूरोक्रेट्स या फिर बिग शॉट पॉलिटिशियंस जो जैसे तैसे बच के बाहर आ जाते हैं बहुत बड़े बड़े करप्शन करके भी, ये भी एक हमारा चैलेंज है। उसके बाद में करप्शन अफेक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक ट्रस्ट। इंडिया फेसेस डीप रूटेड स्ट्रक्चरल गवर्नेंस चैलेंजेस। तो ये जो करप्शन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी होल्ड करता है और सरकारी डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो जनता का ट्रस्ट है उसको भी कहीं ना कहीं ये डिमिनिश करता है। तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल गवर्नेंस चैलेंज है जो हमें इंप्रूव करना ही पड़ेगा अगर हमें डेवलप्ड कंट्रीज या फिर विकसित भारत 2047 2047 को कंप्लीट करना है या वो गोल्स हमें अचीव करने हैं। तो ठीक है, सो दीज आर द की चैलेंजेस इन इंडिया
नाउ अबाउट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और इसके बाद में शायद की टेकअवेज, वो तो एक एमसीक्यू पॉइंटर वाली स्लाइड होगी। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाज फाउंडेड इन 1993, हेडक्वार्टर्स इसके बर्लिन के अंदर है। ग्लोबल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो करप्शन के खिलाफ काम करता है। ये सीपीआई और ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर नाम के दो रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। फोकस एरियाज मेनली ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और करप्शन गवर्नेंस रिफॉर्म्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्लोबल गवर्नेंस इंडिकेटर और द ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडिकेटर, सीपीआई जो है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 1993 के अंदर ये फॉर्म किया गया था। पहली जो सीपीआई रिपोर्ट है वो 1995 के अंदर आई थी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एमसीक्यूज के जो टेक अवेज है। तो इंडिया के जो रैंक है 2025 में वो 91 है। इंडिया का स्कोर जो है वो 39 है। पिछले साल हमारी रैंक 96 थी, ठीक है। उसके बाद टोटल कंट्रीज ये कवर करता है 182, ग्लोबल एवरेज स्कोर है 42 का, जो काफी कम है। टॉप किया है डेनमार्क ने, सबसे नीचे आया है साउथ सुडान और सोमालिया, इनके 9 नंबर आए हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। उसके बाद में की कॉन्सेप्ट क्या है, ये परसेप्शन को मेजर करता है, ना कि एक्चुअल करप्शन के डेटा को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट 2025। नाउ द last topic of today's lecture is the US Supreme Court has struck down the tariffs or the extra import taxes which was being imposed by the Donald Trump administration, ठीक है। 9 जजेस की बेंच थी यूएस सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया और ऐसे बोला कि भाई ये प्रेसिडेंशियल पावर का ओवर एक्सरसाइज इन्होंने किया है, ठीक है, और इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। इससे रिलेटेड कुछ लॉज हम डिस्कस करेंगे कि भाई कौन से लॉ के अंडर डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ वगैरह लगा रहे थे और कौन से अल्टरनेटिव मेथड्स है। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की पावर जीरो नहीं हुई है, अल्टरनेटिव मेथड जो है उनको भी हम डिस्कस करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर किसी देश के ऊपर ये टैरिफ वगैरह लगाने के लिए, ठीक है। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द बैकग्राउंड ऑफ द केस। तो 20 फरवरी 2026 को जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है, दे स्टक डाउन द ग्लोबल टैरिफ्स इंपोज्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। इसको पूरा स्टक डाउन इन्होंने कर दिया। द टैरिफ हैड बीन इंपोज्ड अंडर द इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। ये लॉ का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। IEEPA, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 का ये लॉ है और इसके अंडर डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ्स वगैरह इंपोज कर रहे थे, ठीक है। कोर्ट की जो रूलिंग है वो 6-3 आई, मतलब 9 जजेस की बेंच थी, बहुत बड़ी बेंच होती है यार, 9 जजेस बेंच, ठीक है। 6-3 आई, 6 तो इन टैरिफ्स के अगेंस्ट थे और 3 इनके फेवर में थे। तो कायदे से जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसके अंदर 6 थे, ठीक है, जजेस, और 3 डिसेंटिंग थे। 3 लोग डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे एक तरीके से, ठीक है। तो कोर्ट रूल्ड 6-3 दैट द प्रेसिडेंट एक्सीडेड हिज अथॉरिटी बाय इंपोजिंग टैरिफ विदाउट कांग्रेसियल अप्रूवल। तो यहां पे 6 जजेस ने ये बोला कि जो प्रेसिडेंट है यूएसए के, उन्होंने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर दिया है क्योंकि उन्होंने टैरिफ लगा दी बिना कांग्रेस के अप्रूवल के। अब कांग्रेस क्या होता है, वहां का जो पार्लियामेंट हाउस है ना, उसको कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। इट इज नॉट द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंडिया के अंदर चलती है, वहां के पार्लियामेंट को ही कांग्रेस कहा जाता है। तो यहां पे ऐसे बोला गया कि आप टैरिफ लगाओ लेकिन कांग्रेस के अप्रूवल के साथ लगाओ यार, पार्लियामेंट के अप्रूवल के साथ लगाओ, अदरवाइज वो टैरिफ आप नहीं लगा सकते। इतने यूनिलेटरल या आर्बिट्रेरी आप नहीं हो सकते, इतनी मनमानी नहीं चल सकती एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, ठीक है। द डिसीजन रीअफर्म दैट द ट्रेड टैक्सेशन पावर्स बिलोंग प्राइमरीली टू द यूएस कांग्रेस। तो जो ट्रेड टैक्सेशन की पावर्स है ना, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास नहीं है, वो यूएस की कांग्रेस के पास है, मतलब यूएस की पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द केस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहां पे तो देखो आपको ये याद रखना है 6-3 जजमेंट आया था, 9 जजेस की बेंच थी और IEEPA जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट है 1977 का, उसके अंडर डोनाल्ड ट्रंप ये टैक्सेस लगा रहे थे और कोर्ट ने ये बोल दिया कि भाई ओवर एक्सरसाइज ऑफ पावर है और ये जो अथॉरिटी है वो यूएस कांग्रेस के ऊपर लाई करती है, एक प्रेसिडेंट के ऊपर ये लाई नहीं करती है, ठीक है। सो दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ द केस। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बेंच। तो कॉम्पोजिशन के अंदर देखिए तो भाई 9 जज की बेंच थी। मेजोरिटी ओपिनियन जो लिखा था वो चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने लिखा था। तो यूएस के प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, जॉन रॉबर्ट्स है, इनका नाम याद रख लेना, नोट डाउन कर लेना। उसके अलावा 5 और जजेस है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इनके नाम कोई नहीं पूछेगा आपसे, बट लिखा हुआ तो पढ़ लेते हैं। एक तो नेल गोरुसच है, एमी कोने बरेट है, सोनिया सोटोमेयर, एलिना कगन एंड कैथेंजी ब्राउन जैक्सन, ठीक है। तो ये 5 जजेस तो ये हो गए और एक ये चीफ जस्टिस साहब हो गए, तो टोटल मिला के ये 5 + 1 6 जजेस ने मेजोरिटी जजमेंट दिया है, ठीक है। 3 डिसेंटिंग जजेस थे जिनका नाम है क्लेरेंस थॉमस, ब्रेट केवेनॉग और सैमुअल एलिटो, ठीक है, ये इनके नाम है। जस्टिस केवेनो ऑथर्ड द डिसेंटिंग जजमेंट, ठीक है। तो जो मेजोरिटी जजमेंट है, जो मेन जजमेंट है
जो पास हुआ है वो तो लिखा था चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने, और ये जो जस्टिस कवेनो जो है, इनका पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेट कवेनो, इन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट लिखा है। डिसेंटिंग मतलब बोले तो जो मेजोरिटी ओपिनियन के अगेंस्ट वाला जजमेंट है वो इन्होंने लिखा है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये लोग, ये 3 जजेस थे, ठीक है। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द एससी बेंच। यहाँ पे आपको नाम किस किस के याद रखने हैं, तो एक तो चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स का नाम याद रख लेना, और ये जो येलो फॉन्ट के अंदर लिखा हुआ है जस्टिस केवेनो, ही ऑथर द डिसेंडिंग ओपिनियन, और 6-1 का जजमेंट आया था, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक है दैट इज व्हाट इज IEEPA, जो लॉ में डिस्कस कर रहा था, 1977 का लॉ है जिसके अंडर यूएस प्रेसिडेंट ये लगातार टैरिफ्स वगैरह इंपोज कर रहे थे। तो दिस लॉ allows the US president to regulate economic transactions during national emergencies। तो national emergencies के दौरान ये economic transactions को मैनेज कर सकते हैं, और US के अंदर फिलहाल emergency declared है, ठीक है। It has historically been used to freeze the assets of the countries, impose sanctions and restrict financial dealings with foreign states। तो इस लॉ को लगातार US के प्रेसिडेंट या US की कांग्रेस यूज करती हुई आई है अब दूसरे देशों के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए, ठीक है। The law does not explicitly mention tariff as a presidential power। लॉ के अंदर ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक चीज थी जिसको इंटरप्रेट करके ये जो टैरिफ और ड्यूटीज है वो लगाना चालू कर दिया। तो इसके अंदर एक टर्म लिखा हुआ था रेगुलेट इंपोर्टेशन, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर है इंपोर्ट को रेगुलेट करने की। तो इसको कहीं ना कहीं इन्होंने यूज कर लिया, इनको कहीं ना कहीं इन्होंने इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है, टू इंपोज द इंपोर्ट ड्यूटीज, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग गाइस, आई गेस लाइट चली गई है तो इस वजह से थोड़ी सी लाइटिंग डाउन हो गई होगी, बट वीडियो सही फ्लो में जा रहा है, तो लेट्स कंटिन्यू। अब कॉन्स्टिट्यूशनल इशू क्या था कोर्ट के पास, वो हम देख लेते हैं। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स कांग्रेस द पावर टू लेवी टैक्सेस एंड रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहां की कांग्रेस को या फिर वहां की जो मतलब पार्लियामेंट है उसको पूरी पूरी पावर देता है टैक्सेस वगैरह लगाने की और इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने की। Critics argued that the tariffs represented an unconstitutional expansion of executive authority। तो यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे वो एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेंशन था जो भी अथॉरिटी उन्हें मिली हुई है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे अप्रोच किसने किया, टोटल 12 तो यूएस के स्टेट्स जिनको नुकसान हो रहा था ये डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से, और वहां के कुछ बिजनेस वेंचर्स, इन लोगों ने चैलेंज किया द टैरिफ्स क्लेमिंग दैट दे वायलेटेड द सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रिंसिपल। तो यहाँ पे 12 तो स्टेट गवर्नमेंट से इनके खिलाफ हो गई और कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी इनके खिलाफ हो गए डोनाल्ड ट्रंप के, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली एग्रीड दैट द IEEPA डज नॉट ऑथराइज यूनिलेटरल ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, या फिर यूनिलेटरल टैरिफ पॉलिसी। यहाँ पे कह दिया कि भाई IEEPA के अंडर प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं है जितनी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कोर रीजनिंग ऑफ द मेजोरिटी। तो मेजोरिटी ने क्या रीजनिंग दी, तो चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स जो है ही स्टेटेड दैट रेगुलेटिंग इंपोर्ट्स इज नॉट द सेम एज इंपोजिंग टैरिफ। तो इंपोर्ट्स के ऊपर जो रेगुलेशन होता है वो एक अलग चीज है, और ये जो यूनिलेटरल टैरिफ या फिर आर्बिट्रेरी टैरिफ आपने लगाई है ये दोनों अलग चीज है, ठीक है। कोर्ट ने एक मेजर क्वेश्चंस डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया। दिस डॉक्ट्रिन रिक्वायर्स क्लियर कांग्रेसियल ऑथराइजेशन, मतलब कांग्रेस का पूरा ऑथराइजेशन होना चाहिए फॉर एग्जीक्यूटिव एक्शंस विथ मेजर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। तो छोटे मोटे डिसीजन तो प्रेसिडेंट ले सकता है, छोटे मोटे डिसीजन हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बड़े और मेजर डिसीजन प्रेसिडेंट ले रहा है तो भाई यहां पे कांग्रेस का अप्रूवल जरूरी है, ठीक है। सिंस IEEPA नेवर एक्सप्लिसिटली ऑथराइज द टैरिफ्स द एडमिनिस्ट्रेशंस इंटरप्रिटेशन वाज रिजेक्टेड, ठीक है। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा था उसको इन्होंने रिजेक्ट करके IEEPA के इन प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन कर दिया, ठीक है। लीगल चैलेंजेस एंड द स्टेक होल्डर्स की अगर हम बात करें तो केस वाज बॉट बाय बिजनेस ग्रुप्स एंड अ कोएलिशन ऑफ यूएस स्टेट्स अफेक्टेड बाय द टैरिफ्स। तो जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे थे इंपोर्ट के ऊपर उसमें 12 स्टेट्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, इन्होंने मिलके कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये केस फाइल किया था। अब ये स्टेट्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट ये कुछ यूएस के स्टेट्स है जिन्होंने यहाँ पे ये केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए के अंदर। अर्लियर रूलिंग्स फ्रॉम द यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट हैड साइडेड विद द चैलेंजर्स, ठीक
ठीक है। तो जो अर्लियर रूलिंग्स थी वो भी इनके पास ही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनका साथ दे दिया। इन्होंने पहले लोअर कोर्ट्स के अंदर केस फाइल किए थे, वो भी इनके साथ थे, और यूएस सुप्रीम कोर्ट भी इनके साथ ही खड़ी रही है। 12 स्टेट्स और कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनको नुकसान हो रहा था बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स इंपोज्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। सो दीज आर द लीगल चैलेंजेस एंड द स्टेक होल्डर्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग, डिसेंटिंग ओपिनियन। तो डिसेंटिंग ओपिनियन के अंदर ब्रेट कैवेनो जो है, इन्होंने ये लिखा था, और 2 और जजेस है जिनके नाम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 3 जजेस थे जो डिसेंट में थे, मतलब अगेंस्ट में थे जजमेंट के। इन्होंने बोला कि ये पहली बात तो एक नैरो जजमेंट है। ही स्टेटेड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन हैड सिंपली रिलाइड ऑन अ रॉन्ग स्टैट्यूट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डिसेंट द प्रेसिडेंट कुड स्टिल इंपोज टैरिफ यूजिंग अदर ट्रेड लॉज, ठीक है, बाकी लॉज को यूज कर लेगी जो अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे बोला कि नैरो स्कोप है, ब्रॉडर स्कोप होता तो कोई अच्छी बात होती, लेकिन यहां पे तो भाई प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी रहेगी बाई हुक और क्रुक, इनके पास अथॉरिटी रहेगी। देयरफॉर रूलिंग वुड नॉट नेसेसरली एलिमिनेट द प्रेसिडेंशियल टैरिफ पावर्स एंटायरली। तो डिसेंटिंग ओपिनियन ये था कि भाई ये प्रेसिडेंशियल टैरिफ पावर जो है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप करते हुए आ रहे हैं, वो कोई और लॉ के अंडर करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये जो IEEPA के अंडर अगेंस्ट जो रूलिंग आपने निकाली है, ये अपने आप में नेसेसरी नहीं है। तो ये एक नैरो स्कोप वाला जजमेंट है, ठीक है। सो दैट्स द सिनेरियो रिगार्डिंग द डिसेंडिंग ओपिनियन। अब अल्टरनेट लॉज कौन कौन से, अल्टरनेट लॉज जो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है सेक्शन 122 ऑफ ट्रेड एक्ट। ये टेम्पररी टैरिफ को अलाउ करता है ताकि ऑफ पेमेंट इश्यूज, बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज 10% टैरिफ, लेटर रेज टू 15% यूजिंग दिस प्रोविजन, ठीक है। इसको लगातार इन्होंने यूज भी करना चालू कर दिया, लेकिन ये जो टैरिफ्स है वो सिर्फ 150 दिन तक, 150 डेज या फिर 5 महीने तक ही वैलिड रहती है, अगर कांग्रेस ने अप्रूव नहीं किया तो, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 232 ऑफ ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट है, ये परमिट करता है टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स दैट थ्रेटन द यूएस नेशनल सिक्योरिटी। तो ये तो लगाना थोड़ा सा मुश्किल ही है, कि वही बात है ना, जो नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहे हैं उस चीज को प्रूव करना ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो जनरली कम ही यूज होता है। उसके बाद में सेक्शन 301 ऑफ द ट्रेड्स एक्ट 1974 अलाउज रिटेलिएटरी टैरिफ अगेंस्ट द कंट्रीज इंगेजिंग इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो जो कंट्रीज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में जा रही है, उनके ऊपर रिटेलिएशन के रूप में टैरिफ लगाई जा सकती है, मतलब जितनी उन्होंने लगाई उतनी आप लगा दो, ठीक है। ऑफन यूज्ड इन ट्रेड डिस्प्यूट सच एज यूएस चाइना ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इसको कई बार यूज किया जाता है। तो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के पास ये 3 लीगल प्रोविजंस है जिनके अंडर वो टैरिफ वगैरह इंपोज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इंपैक्ट ऑन इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन, दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर। तो देखो, इंडिया और यूएस के बीच में पहले तो पंगा चल रहा था काफी ज्यादा, ठीक है। ट्रेड टेंशन लगातार ही चलती हुई आ रही थी 2025-26 के अंदर। यूएसए ने पहले 25% की टैरिफ लगा दी, फिर 25 की और लगा दी, ठीक है। इंडिया ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दी। तो इस तरीके से ट्रेड वॉर इंडिया और यूएस के बीच में भी चल रहा था। फिर उसके बाद नेगोशिएशंस होते हैं और एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट बनता है, एक मतलब केयर टेकर एग्रीमेंट कह दो, इंटरिम एग्रीमेंट कह दो, वो बनता है जिसके अंदर ये बोला गया कि इंडिया के ऊपर 18% टैरिफ लगेगी, ठीक है। उसके बाद में ये यूएस का जजमेंट आ गई। यहां पे मैंने लिखा भी है, यूएस टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स वर रिड्यूस्ड टू अबाउट 18% व्हाइल इंडिया रिड्यूस द रिटेलिएटरी टैरिफ्स। तो इंडिया ने जो रिटेलिएशन के अंदर टैरिफ लगाई थी, इनके बढ़ाने की वजह से जो हमने बढ़ाया था वो भी हमने कम कर दिया, इन्होंने 18% कर दिया। अब इस जजमेंट की वजह से सब कुछ 10% पे आ गया, ठीक है। दिस हेल्प्ड स्टेबलाइज यूएस इंडिया इकोनॉमिक रिलेशन एंड वी होप दैट दिस जजमेंट विल हेल्प अस स्टेबलाइज देम मोर, ठीक है। तो वी आर डन एंड डस्टेड विद द इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल ट्रेड पार्ट 3 of Feb 2026. I will see you with the next lecture that will be regarding science and tech, environment and other things. ठीक है, thanks a lot for attending this lecture guys. See you with the next one.